हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। दिस इज अंकित मिश्रा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार जल्दी सभी लोग आप लोग यहाँ पे ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए, देन मैं क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। जल्दी से सभी लोग आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। तब तक मैं आप लोग कमेंट्स देख लेता हूँ कौन कौन यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले इन लोगों को देखता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग अर्पित, अर्पिता, राहुल, केशव। और मैं इधर देख लेता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग सोनू, छाया, विद्युत प्रभा, रोशनी, नितेश। क्या सब कुछ ओके है? ओके, चलो सब कुछ ओके। तो हमारा जो एम है, पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ हमारा एम यहाँ पे क्या है। हमारा यहाँ पे एम बहुत क्लियर है। हमारा एम है रिवीजन करना। और रिवीजन इन द सेंस किस टाइप का, कि हमको ज़्यादा ये लिखने में, डेरिवेशन करने में, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे हैं। हमें बस उसको डिक्टेट करना, उसको समझना है। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मर का जो लेक्चर है ना, वो मैं आपका कोशिश करूंगा 6 से 7 8 घंटे में पूरा कवर हो जाए, है ना। इतने में पूरा मैं आपका कवर ट्रांसफॉर्मर कवर करा दूंगा। इवन इवन आपका जो नेटवर्क में कंप्लीट करा चुका हूं, अगर आप उसका टोटल टाइम देखोगे जो मैंने कवर कराया है, वो आपका टोटल 8 घंटे है। मेजरमेंट भी मैं आपको जो कवर करा रहा हूं वो भी अबाउट आपका 8 से 9 घंटे में पूरा हो गया है। डिजिटल भी आपका ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे में हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज को कराने का जो मेन मोटो ये है कि आप एक दिन बैठो तो एक दिन में पूरा नेटवर्क का रिवीजन खत्म। आप दूसरी मेजरमेंट लेके बैठो, मेजरमेंट का रिवीजन खत्म। डिजिटल लेके बैठो, डिजिटल खत्म। एनालॉग लेके बैठो, एनालॉग खत्म। कंट्रोल स्टेप पकड़ो, कंट्रोल स्टेप खत्म। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने वाली जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है। अभी तो इसको ऑलमोस्ट आपका 7 से 8 10 दिन लगेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, और जब आप रिवीजन करने बैठोगे, तो बहुत अच्छे से आपका इसमें से रिवीजन होने वाला है। तो चलो, ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। गुड इवनिंग जागृति। गुड इवनिंग बेटा, चलो आ जाओ, हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखो, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है उसके पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ी क्यों? ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि आपके पास जनरेटर होता है जो कि सिटी से बहुत दूर होता है, क्योंकि यहाँ से धुआं वगैरह निकलेगा, सिटी को पोल्यूशन वगैरह करेगा। इसको नदी की रिक्वायरमेंट भी है जो कि ऑलमोस्ट सिटी के बाहर कहीं पे होगी। तो आप इसको सिटी से बाहर जनरेटर बना दोगे। अब जनरेटर तो लगा लिया आपने दूर, लोड आपके पास यहाँ पे है। तो जनरेटर से लोड तक पावर को पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ेगी। लेकिन जब ट्रांसमिशन लाइन लगाओगे तो आप ये देखते हो कि यहाँ पे अगर आपने 11 kV जनरेशन किया है। अच्छा, एक बात और, है ना। एक बात ये समझो, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बिना कुछ पढ़ाए, कि आपका जो जनरेशन होता है ना वो 11 के मल्टीपल में क्या होता है? कोई मुझे आंसर बता सकता है क्या? चलो मैं आप लोग का एक क्वेश्चन पूछता हूँ। रिवीजन के पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, कि जो भी जनरेशन होता है वो 11 kV के मल्टीपल में क्यों होता है? 11 22 33, है ना। जो भी आपका जनरेशन होता है वो 11 के मल्टीपल में क्यों होता है? आप में से सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, इधर पे टोटल एक जगह 7 लोग हैं और एक जगह 12 लोग हैं। टोटल 19 लोग यहाँ पे क्लास को लाइव देख रहे हैं। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जनरेशन जो होता है वो 11 के मल्टीपल में क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन होगा? जनरेशन 11 के मल्टीपल में क्यों होता है? इधर बोलते हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स देखता हूं मैं। इधर पे लोग बोल रहे हैं कि सर ये फॉर्म फैक्टर की वजह से, फॉर्म फैक्टर, सभी का आंसर फॉर्म फैक्टर आ रहा है यहाँ पे। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, कुछ तो डिफरेंट आंसर दो। फॉर्म फैक्टर 1.11 हो गया तो उससे क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ऐसा? अच्छा, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस 11 kb के मल्टीपल में किया गया है क्या? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? क्यों अर्पिता, आपको सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 11 केवल के मल्टीपल में जनरेशन हो रहा है? कोई बता सकता है? इधर पे कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। सोनू, छाया, विद्युत प्रभा, रोशनी, नितेश, जागृति, आप सभी लोग शांत क्यों बैठे हो बेटा? मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आप चाहो तो हैंड रेज भी कर सकते हो। अगर किसी को चाहता है कि सर वो टाइप करने में बहुत दिक्कत होता है, सर टाइप नहीं कर पाएंगे, बहुत थक गए हैं सर, तो कुछ नहीं करना। आपके बाजू में हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा,
वहां पे टिक कर दो, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओगे। आप ये भी कर सकते हो। कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है? पेड वाले बच्चों में से मैं किसी को नहीं लूंगा, मैं फ्री वाले बच्चों से पूछ रहा हूं। पर यूनिट, पर यूनिट से क्या होगा? पर यूनिट से क्या होगा? अच्छा, आप मुझे ये बात बताओ, आप ये सुनते हो ना कि सुनते, मतलब जैसे कि आ, जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हो, जैसे मान लो आप जा रहे हो कहीं पे, कहाँ पे, चौपाटी जा रहे हो, ठीक है, आप चौपाटी जा रहे हो दोस्तों के साथ कि चलो कुछ खाएंगे पिएंगे। चौपाटी पहुंचे, और जब पहुंचे तो वहां पर चले, अरे यार तो चौपाटी बंद है यार, 12 बज गए, ऐसे बोलते नहीं बोलते? पहुंच गए, कुछ चीज गड़बड़, अरे 12 बज गए यार, क्या हो गया, अरे चौपाटी बंद थी आज। तो ऐसे बोलते हैं ना, 12 बज गए, मतलब ऐसा हमारा एक, मतलब जो कहावत है ना कि 12 बजना मतलब घटना घट चुकी है ना। मतलब 12 बजना मतलब क्या हो गया कि भाई जा चुके हैं अपन, अब है ना, 12 बज चुके अपने, जो भी अनहोनी थी वो हो चुकी है, जो भी दिक्कत थी वो आ चुकी है, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है, जो चीज हो चुकी उसके पहले क्या होता है, बचने वाला काम, मतलब 11 एक ऐसा इंडिकेशन फैक्टर है, 11 एक ऐसा इंडिकेशन फैक्टर है कि आप थोड़ा सा दूर रहिए। जब हमारा जनरेशन हो रहा था ना, ट्रांसफार्मर, जब ये जनरेटर ट्रांसफार्मर जब बन रहे थे, उस टाइम पे ये कोशिश की जा रही थी कि लोग इससे थोड़ा दूर रहें, है ना, क्योंकि उस टाइम पे लोग ऐसे थे कि अवेयर नहीं थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि लोग ट्रांसफार्मर उखाड़ के चल दिए, लोग वायर काटने चल दिए, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको सोचे कि चलो काट के घर में ले जाएंगे अपन, तो निपट गए। तो उनको बचाने के लिए कि भाई ये सब खतरा है, तो वहां पे एक डेंजर वाला साइन जो था ना, जो ऐसा ओ, इस टाइप में बताता हूँ, इस टाइप का, हाँ दिखा कौन सा, इस टाइप का सिंबल बनता है ना, है ना, आप लोग देखे होंगे। तो डेंजर वाला साइन वहां पे लिखा था 11 की भी, तो लोग क्या, "अरे, खतरा है भाई, भगो यहाँ से, भगो भगो, भूत आया भूत आया भूत आया"। तो उससे लोग डरते थे। मेंटेलिटी पुराने जमाने को लेके, आज के जमाने को लेके नहीं है, ये पुरानी चीजों को लेके है ना, क्योंकि लोग उस टाइम पे ऐसा मानते थे, ठीक है ना। तो उससे यहाँ पे 11 के भी आई, ये एक कौन सी मान्यता है, ये पुरानी जो कथा जो बोलेंगे ना अपन की, एक रीजन ये भी है। और दूसरा रीजन आप लोग जो फॉर्म फैक्टर बोल रहे हैं वो भी एक रीजन है, मैथमेटिकल रीजन बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता यार कि सिर्फ मैथमेटिकल रीजन को सिंपल बनाने के लिए जनरेशन को 11 के में किया गया होगा। चलो खैर, जो मैंने आपको बताया, 2 रीजन बताए मैंने आपको, दोनों रीजन भी सही है, दोनों ही आप इंटरव्यू में बता सकते हो, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है। और ये आंसर मैं इंटरव्यू में दे चुका हूँ, जो आंसर मैं आपको आज दे रहा हूँ ना, ये आंसर मैं इंटरव्यू में दे चुका हूँ। उन लोग के फेस में देख के लगा कि कुछ नया बताया है मैंने, है ना। इंटरव्यू सुन के परेशान हो जाता है, ये आप लोग फॉर्म फैक्टर, कुछ अच्छा आंसर दो, कुछ नया आंसर दो, तो उनको भी मजा है कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जनरेशन हुआ 11 केबल के मल्टीपल पे। अब यहाँ से अगर 11 केबल पे आप भेज दोगे तो ड्रॉप होते होते यहाँ बहुत कम वोल्टेज पहुंचेगा, तो आप बहुत कम लोड को यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो ट्रांसमिशन लॉस में लॉसेज जो है ना बहुत कम हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो जनरेशन ऑफ वोल्टेज 11 केवी ना, उसको हमको यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा ट्रांसमिशन के पहले। और जब बहुत ज्यादा स्टेप हो जाएगा तो बहुत, ऐसे मान लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक छोटा सा चुल्लू ले लो ऐसा, है ना, इसमें थोड़ा पानी भर लो, ठीक है, और दिल्ली जाओ लेके। जब लेके जाओगे तो आप देखो, जब दिल्ली पहुंचते तो पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक पानी की बोतल लेके जाओ पूरा दिल्ली तक भर के, तो कुछ तो रहेगा ना वहां पे, लीक की होगा तो थोड़ा बहुत लीक होगा, लेकिन आप थोड़ा लेके जाओ तो पूरा ही लीक हो जाएगा ना। तो बात वही है कि अगर आप 11 की भी भेज दोगे ट्रांसमिशन लाइन में, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे कितना दे दो, 700 kV, बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो बचेगा यहाँ पे। अब क्या करोगे, आप इसको स्टेप डाउन करके लोड कनेक्ट कर दोगे। तो हमको ये समझ में आया कि हमको इस जो सिंगल लाइन डायग्राम है, जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, उसमें कहीं ना कहीं हमको पावर, जो अपना वोल्टेज है, उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो उसी के लिए हम आप क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल इन अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम वोल्टेज को अप और वोल्टेज को डाउन करने के लिए हमारा आपका ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। जो हमारा ये डायग्राम बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ सिंगल लाइन डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम।
सिंगल लाइन डायग्राम क्यों? क्योंकि एक सिंगल लाइन में पूरा पावर सिस्टम को यहाँ पे बना दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, बहुत बार बनता है, कि हमारा ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली में क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो समझना, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीन। मशीन हम किसको बोलते हैं? जहां पे कोई रोटेटिंग पार्ट हो, और हमारे ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। इस वजह से ट्रांसफॉर्मर हमारा मशीन का पार्ट नहीं है। ये हमारा क्या है? एक स्टैटिक पार्ट है, इसलिए हम इसको डिवाइस बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस, इट इज नॉट अ मशीन। तो कुछ लोग बोलेंगे सर आपने टॉपिक का नाम लिखा है मशीन रिवीजन सीरीज, और आप पहला पॉइंट बता रहे हो ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ मशीन, तो सर ये क्या हो गया यार? तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट आपके मशीन के कॉन्सेप्ट से मैच होते हैं। इस वजह से ट्रांसफॉर्मर को मशीन से ऑलमोस्ट मर्ज कर दिया गया है, एक ही बुक में बताया गया है, तो एक कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं, इस वजह से यहां पे बताया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मर आपका मशीन नहीं है, ये एक डिवाइस है। जैसे बीजेटी आपका डिवाइस है ना, वैसे ही ट्रांसफॉर्मर भी आपका एक डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। सो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। देखो आपको मैं बताता हूं, जैसे ये जनरेटर था, आपका यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आपका पहला सर्किट है, ये आपका दूसरा सर्किट है। तो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? ट्रांसफॉर्मर आपका एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पावर को ट्रांसफर कर रहा है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पावर को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि यहां पे जो भी फ्रीक्वेंसी थी उतनी फ्रीक्वेंसी यहां पे भी है, फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। मतलब कहने का मतलब ये कि यहां पे इतनी फ्रीक्वेंसी थी, उतनी फ्रीक्वेंसी यहां पे देखने को हमको मिल रही है। मान लो अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, उतनी 50 हर्ट्ज सप्लाई हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? पावर को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफॉर्मर इज स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ट्रांसफॉर्मर इस वजह से, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर आपका फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, इनपुट से आउटपुट जाने में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रही है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये समझिएगा कि अगर हम बात करें कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में, है ना, क्या क्या होता है, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली बात करें तो एक कोर होता है ना, और हमारे पास दो वाइंडिंग होती है। हमारे ट्रांसफॉर्मर में एक कोर होता है और दो वाइंडिंग होती है। ट्रांसफॉर्मर इज कंसिस्ट ऑफ वन कोर एंड टू वाइंडिंग। कोर जो होता है उसका काम क्या है? कोर का काम होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ फ्लक्स क्रिएट होगा, है ना, जैसे आपने सप्लाई दी यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड पे, तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स पाथ क्रिएट होगा, तो वो फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है कि भाई ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है ना, एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है। क्या यहाँ पे? कौन? यहाँ पे कोर। अगर ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे जो फ्लक्स निकल रहा है ना, तो फ्लक्स यहाँ तक आया, तो कुछ फ्लक्स तो ऐसा बड़ी बड़े आराम से रास्ते में जाएगा, ऐसे जो कोर बनाया अपन ने। लेकिन कुछ फ्लक्स लोग क्या होते हैं, खराब टाइप के लोग होते हैं, वो बाहर से भी निकल जाते हैं। भाई तुम रास्ता कहीं बनाओ, हम कहीं से भी निकल जाए, इसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। जो कोर में जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? यूजफुल फ्लक्स। ये काम की चीज है, यूजफुल। और ये हमारा क्या हो गया? लीकेज फ्लक्स, जो बाहर से एयर के थ्रू निकल गया। ठीक है ना? तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो कोर का जो काम है वो क्या है कि फ्लक्स को कैरी करना। मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कैरी करने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है? जो वाइंडिंग, यहाँ पे दो वाइंडिंग है, एक ये होगा, इसमें मान लो एग्जांपल तौर पे 100 टर्न है, एक यहाँ पे 80 टर्न है। अब देखो ऐसा कभी मत बोलना कि ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसा कभी मत बोलना। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, इतना तो बोल सकते हो, लेकिन कभी मत बोलना कि ये वाली वाइंडिंग प्राइमरी, वाइंडिंग सेकेंडरी। आपको क्या बोलना है? आपके ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी? एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग हम उसको बोलते हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 100 टर्न्स है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और ये हमारे वो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी उसको हम बोलेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफॉर्मर में एक कोर होता है और दो वाइंडिंग होती हैं। वाइंडिंग के जो अप्रोप्रिएट नेम है वो क्या है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। कोई अगर मुझसे पूछे इनमें से प्राइमरी वाइंडिंग कौन है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन है, तो आप बोल देना भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? जब तक मुझे सोर्स और लोड की पोजीशन पता नहीं चल जाती, तब तक मैं ये बताने में असमर्थ हूं कि कौन सी मेरी वाइंडिंग प्राइमरी है और कौन सी वाइंडिंग सेकेंडरी है। मान लो अगर मैं सोर्स को यहां पे कनेक्ट करूं, समझना,
अगर मान लीजिए मैं सोर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दूं और लोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव कर रही है, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द वाइंडिंग विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स विल कॉल्ड एज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। द वाइंडिंग विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी, उसको हम लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है ना? फिर मैंने क्या बोला? द वाइंडिंग विच विल बी कनेक्टेड टू द सोर्स, जो भी वाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। और जो भी वाइंडिंग हमारी लोड से कनेक्ट होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। दैट मीन्स विदाउट नोइंग द पोजिशन ऑफ सोर्स एंड लोड we cannot predict which winding is primary and which winding is secondary. So हमारे जो वाइंडिंग के जो अप्रोप्रिएट नेम होंगे वो क्या होंगे? वो हमारे जो अप्रोप्रिएट नेम होंगे वो होंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, क्योंकि इनको बोलने के लिए, इनका नाम बोलने के लिए मुझे ये देखना पड़ता है कि सोर्स कौन है, लोड कौन है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि भाई अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया। क्या यहां तक बात सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सभी लोग एक बार यहाँ पे वीडियो को कंफर्म कर दीजिए कि हाँ सर यहां तक हमको सारी चीजें क्लियर है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, अभी बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ चीजें होती है ना कि आपको पता होना जरूरी है। देखो मैं ये बोलता हूं कि जैसे आप ये समझो कि आज की डेट में जब तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तभी तैयारी कर रहे हो, है ना? तो ऐसा आपने क्या किया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसा आपको क्या करना चाहिए था जो कि शायद से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं? तो मैं ऐसा ये बताने वाला हूं कि आप दो हैबिट, है ना, आप दो हैबिट अपने अंदर डाल लोगे तो आगे चल के आपको ये जरूर लगेगा कि हाँ अंकित सर ने ये हैबिट बहुत अच्छी बताई थी, मुझे उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना? वो हैबिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ हैबिट्स हैं जो मुझे लगी कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। कुछ हैबिट्स हैं जो आपको मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए। पहली चीज जो हम लोग, जो मैं अपने अपने आप से बता रहा हूँ, जो मैंने प्रिपरेशन लाइफ में था, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बताने वाला। पहला जो चीज है वो ये है कि कभी भी आप अपने आप पे बर्डन मत डालो। जैसे कि जब हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, है ना, सुबह उठा, संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया अपन ने, इतना ज्यादा मोटिवेशन हमारे अंदर, इतना ज्यादा मतलब कि आधे घंटे में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा मैं। क्या बोल दिया आपने? आधे घंटे में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। भाई ये क्या है आपने, मतलब इतना ज्यादा मोटिवेट होके ऐसा डिसीजन नहीं लेना, ऐसा एम क्रिएट नहीं करना है कि आप पूरा ना कर पाओ। तो आपको क्या करना है, हमेशा छोटे छोटे एम क्रिएट करने हैं, स्मॉल स्मॉल एम। कोई भी बड़ा एम नहीं कंसीडर करना। कभी अगर आप ज्यादा मोटिवेट हो जाओ तो मेरी इस बात को ध्यान में रखना, है ना? ऐसा होगा, मुझे पता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी कभी ना कभी सोचा हूं कि भाई 3 दिन में पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगा, बस 2 दिन में पूरा इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगा। मैंने भी कभी ना कभी सोचा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको हमेशा सोचना है क्या, स्मॉल। कभी ऐसा मन कर भी जाए, ऐसा ऐसा कमिट भी कर लो, तुरंत याद करना कि अंकित सर ने बोला है, क्या बोला है कि हमको हमेशा स्मॉल स्मॉल एम लेके चलना है। कभी अगर मन में आए भी बड़ा एम लेने का तो उसको हमको इग्नोर करना है। बड़ा एम कभी मन में आएगा भी, मुझे पता है बड़ा एम कब आएगा, जब आप ज्यादा मोटिवेटेड हो गए, है ना, उस टाइम पे बड़ा एम करने का आएगा, तो उसको थोड़ा सा रोक लो, है ना, कि मैं बड़ा एम करना इन अ शॉर्ट टाइम, इसको मैं लेता हूँ बड़ा एम इन अ शॉर्ट टाइम, उसको आपको अवॉइड करना है। छोटे छोटे एम आपको लेके चलने, पहली चीज तो ये आपको रखनी है। दूसरी चीज, एक चीज और कर लो, है ना, कि जो मैं आज भी करता हूँ ना, ऑलमोस्ट मैं इसको लगभग कब से कर रहा हूँ, 5 से 6 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, 5 से 6 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहला चीज जो है आपको ये ध्यान में रखना है, वन गोल पर डे। पर 1 डे आप ये ऐसा मान के चलो कि आप अपने आप सुबह उठो ना, जब सुबह उठते हो 7 बजे 6 बजे, तो उठने के बाद जब ब्रश कर रहे हो, है ना,
नहाना धोना जो आपका हो रहा है, उस टाइम पे एक अपने लिए छोटा सा गोल डिसाइड करो। जैसे गोल क्या सेट किया, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गोल डिसाइड किया था। मैं आज सुबह उठा तो मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा कहीं पे जाते हैं घूमने फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ जाना है, वहाँ पे मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा अपना रिकॉर्डिंग कर लूँगा, थोड़ा सा मुझे ये वाला काम भी करना है एप्लीकेशन, तो वो काम कर लूँगा। मतलब छोटा सा एक एम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये मैं अपनी आज का एम बता रहा हूँ। वैसे जब मैं प्रिपरेशन लाइफ में था, मैं क्या करता था कि एक एम क्रिएट करता था कि चलो एक काम करते हैं, आज मैं ट्रांजेंट पढ़ लूंगा पूरा, है ना। तो मेरा ध्यान क्या होता था कि आज मुझे ट्रांजेंट कंप्लीट करना है। छोटा सा एम मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, क्या वन एक चैप्टर लिया मैंने, कैसा लिया यहाँ पे, ट्रांजेंट मुझे कंप्लीट करना है सिर्फ एक दिन में। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं 7 बजे डिसाइड किया ना एम कि मुझे ट्रांजेंट पढ़ना है, तो मैं 7:15 बजे पढ़ने बैठ गया। 7:15 बजे मैं ट्रांजेंट पढ़ने बैठ गया, ऑलमोस्ट मैं 11 तक कंप्लीट कर चुका हूँ उसको। कितने बजे तक? 11 बजे, सुबह के 11 बजे तक मैं ट्रांजेंट पढ़ चुका हूँ, 12 बजे तक मैं ट्रांजेंट कंप्लीट कर चुका हूँ। अब 12 बजे के बाद मुझे इतना मोटिवेशन अंदर से आ रहा है, जो इंटरनल मोटिवेशन, इतना ज्यादा मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में, क्या बताऊं। क्योंकि मैंने अपने आप से एक एम क्रिएट किया था, आज का गोल डिसाइड किया था। मैंने अपने आप से एक गोल डिसाइड किया था, उसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया। तो अब जो मैंने 12 था ना, 12 PM तक, 12 PM तक वो एम कंप्लीट भी कर लिया। इसके बाद जो मैं पढ़ने वाला हूं ना, वो मेरा एक्स्ट्रा है। पढ़ूंगा तो एक्स्ट्रा है, नहीं पढ़ूंगा तो मैंने अपना एम तो कंप्लीट कर ही लिया है। तो जो उसका मोटिवेशन आएगा वो एक इंटरनल मोटिवेशन होगा, और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपने आप को एक हैबिट डालो, 1 गोल पर डे, है ना। डेली आप अपने अंदर एक गोल डालो, ठीक है ना। तीसरी चीज मैं आपको जो बताऊंगा, एक बहुत सीरियस, बहुत बताने वाला हूं यहाँ पे, मैं आपको एक बहुत सीरियस इशू बताने वाला हूँ, है ना। आप ये बताओ मुझे कि आपको मान लो कभी फीवर आया तो आप क्या करते हो? कभी मान लो ऐसा कि फीवर आया तो क्या करते हो आप उस टाइम पे? कभी अगर आपको फीवर है तो क्या करते हो? मेडिसिन लेते हो ना। फीवर है तो क्या करते हो? मेडिसिन लेते हो, ठीक है। तो आप ये समझो कि मेडिसिन को एक तरह से मोटिवेशन समझो। मेडिसिन को आप ये समझो कि मोटिवेशन, जैसे मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। कभी ऐसा है डिमोटिवेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं होगा सिलेक्शन, या फिर ऐसा लगता है कि यार बहुत थक गए यार, बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रहा है ना। तो ये लगता है कभी कभी, तो उस टाइम पे आप क्या करो, मोटिवेशन वीडियो देख लो। क्या करो आप यहाँ पे एक मोटिवेशन वीडियो देख लो, तो वो एक तरह से मेडिसिन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। वो उस टाइम पे एक मेडिसिन की तरह काम करेगा और आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा, आपको सही कर देगा। एक मेडिसिन से आपको वो परफॉर्म हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, सही हो जाओगे, नेक्स्ट डे से आप वो परफेक्टली काम करोगे। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं मैं, कि आप सुबह उठो, ठीक है, आप उठो सो के, आपको अच्छा ही लग रहा, आप एक इंजेक्शन लगा लिया, ठीक है, फिर आपको अच्छा लगने लगा। दूसरे दिन आप सो के उठे, फिर आपको अच्छा लगा, फिर आपने एक इंजेक्शन लगा लिया। दोपहर में फिर ठीक लगा आपको, दोपहर में फिर अच्छा लगा तो फिर एक इंजेक्शन लगा लिया आपने। शाम तक ठीक था, रात में फिर अच्छे लगा तो फिर एक इंजेक्शन लगा लिया आपने। सुबह अच्छे तो फिर एक इंजेक्शन लगा लिया आपने। तो मुझे ये बताओ, क्या ये सही है? ये क्या है? ये मेडिसिन है या ड्रग्स है या नशा है? क्या बोलोगे आप इसको? ये क्या है ना। ये जो पैरासिटामोल कभी हम एक बार लेते हैं तो मेडिसिन है, लेकिन अगर उसी पैरासिटामोल को हम डेली इंजेक्शन के थ्रू लें तो वो क्या बन जाएगा बताओ? वो एक तरह से नशा बन जाएगा, और वो नशा आपको तोड़ के रख देगा, वो नशा आपको एडिक्ट कर देगा, आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे। फिर आपका शरीर तभी काम करेगा जो मेडिसिन आपके अंदर होगी, जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिक्शन हो चुका है। मुझे, ये मैं पर्सनल व्यू व्यू बोल रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो यूथ है ना, वो, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो मोटिवेशन के लिए एडिक्टेड हो गया। सुबह उठा, मोटिवेशन वीडियो तो बहुत अच्छा पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ना है, दोपहर तक पढ़ा, ठंडा पड़ गया। फिर एक मोटिवेशन वीडियो देखा, फिर अच्छी एनर्जी आ गई, फिर आधे घंटे पढ़ा, फिर लल्लू पड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये जो मोटिवेशन है ना, ये ज़्यादा सही नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को इतना ज़्यादा मोटिवेशन मत करो, कभी जब बहुत खराब आपकी हालत हो ना, तभी मोटिवेशन पे जाओ। नहीं, ऐसा होगा कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपकी पढ़ाई छूट जाएगी, आप सिर्फ क्या देखते रह जाओगे, मोटिवेशनल वीडियो।
मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट को, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स को मैं जो देखा हूँ, है ना, उनका दिन में 20 घंटे सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, 10 घंटे मोटिवेशनल वीडियो, और पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं। और देखते हैं क्या मोटिवेशनल वीडियो में कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स बनाएंगे, लेकिन पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे। कर क्या रहे, सिर्फ मोटिवेशन, है ना। तो मोटिवेशन एक लिमिट तक अच्छा है, बेटर। जैसे अगर मैं बोलूँ, एंटीबायोटिक जानते हो ना, आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी खुद एक एंटीबायोटिक बनाती है ना। आप खाना जब खाओगे ना तो आपके अंदर बॉडी खुद ही क्या करेगी, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्षमता आपकी बढ़ाएगी, बनाएगी, है ना। और उसी एंटीबायोटिक को बाहर से भी ले सकते हो, इंजेक्शन के फॉर्म में। तो अगर आप इंजेक्शन के फॉर्म में लोगे तो वो नशा कहलाएगा, वो एडिक्शन कहलाएगा। हाँ, कभी जब तबीयत खराब है आपकी, उस टाइम पे आप लो, साल में 1-2 बार तो चलेगा, लेकिन आप डेली ले रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो इंटरनल एंटीबायोटिक है ना, वो बनना बंद हो जाएगा। और जिस दिन वो बनना बंद हो गया ना, खेल खत्म, आप सक्सेस नहीं पा सकते, है ना। आप एक्सटर्नल मोटिवेशन के थ्रू, एक्सटर्नल इंजेक्शन के थ्रू ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ में आ रहा होगा। अपने आप को अभी भी अगर आप ऐसा लगता है आपको कि यार हाँ के सर सही बोल रहे हैं, मैं दिन में लगभग सुबह दोपहर शाम रात में एक बार मोटिवेशन वीडियो देखता ही हूँ, है ना, थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करो। आपको इंटरनल मोटिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है। एक्सटर्नल जब कभी आपकी तबीयत खराब हो तभी जाना है ना। इंजेक्शन तभी लगाना है, एडिशनल एंटीबायोटिक तभी लेना है जब हमारे शरीर की क्षमता नहीं है। उस टाइम पे हम कभी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हमारा फीवर आ चुका है, उस टाइम पे आप वहां पे ले सकते हो, लेकिन हमेशा आपके लिए लत नहीं लगानी है। ठीक है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ये मेरा एक व्यू है, ये एक मेरा व्यू है कि ऐसा मैं लोगों के साथ होते देख रहा हूं, ऐसा मैं होते लोगों के साथ देख रहा हूं, जो कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रह गए हैं और सिर्फ मोटिवेशन देख रहे हैं और डन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। चलो, ये तो मैंने आपको ये बताया। अच्छा, तीसरी चीज और मैं आपको करता हूं। मैंने बताया, मैंने आपको क्या, यहाँ पे मोटिवेशन को लिमिट में रखना है ना। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, कौन सा पॉइंट, मोटिवेशन दो तरीके के हैं, है ना। मोटिवेशन कौन कौन से हैं, एक पहला है इंटरनल, जिसमें आपको मेनली फोकस करना है, और दूसरी आपकी चीजें यहाँ पे एक्सटर्नल। अब देखो, आपकी बॉडी में जो इंटरनल होता है ना एंटीबायोटिक, वो कैसे बनता है, जब कुछ आप अच्छा खाना खाओगे। वैसे आपकी प्रिपरेशन लाइफ में एंटीबायोटिक अच्छा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा एंटीबायोटिक, जब आप, मैंने बताया ना आपको कि आपने एक कोई गोल डिसाइड किया एक दिन में और 12 बजे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके अंदर जो वो बनेगा ना, क्या कहते हैं, इंटरनल एंटीबायोटिक, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि छोटा सा गोल ले लो, उसको जल्दी कंप्लीट कर लो, तो एक इंटरनल जो मोटिवेशन है वो बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट जो पॉइंट बताऊंगा मैं, है ना, जो मैं आज भी करता हूँ, है ना, जितने पॉइंट बता रहा हूँ मैं सभी आज भी कोशिश करता हूँ। हालांकि मोटिवेशनल पॉइंट पे मैं भी लैग कर रहा हूँ आज की डेट में, है ना। और ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फील करी है कि आज की डेट में, क्योंकि यूट्यूब में आप देखो ना तो शॉर्ट्स वीडियो हम लोग की आदत पड़ चुकी है। जब शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो हम लोग मोटिवेशन देखते हैं, दिख जाता है हमको वीडियो, और जब दिख जाता है तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, मोटिवेशन ठंडे हो जाते हैं। मतलब मुझे चीज़ फील हुआ कि हाँ शायद से मैं ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा हूँ मोटिवेशन वीडियो के लिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट जो बोलूंगा मैं, कि मैं जो चीज़ आज भी करता हूँ वो ये है कि मैं डेली सोने के पहले, है ना, जैसे मालूम मैं रात में सोता हूँ 11 बजे, 11 PM पे मैं सोता हूँ, तो सोने के पहले, है ना, बिफोर स्लीप, मैं अपने आप से 2 क्वेश्चन करता हूँ। बिफोर स्लीप मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ, अपने आप से 2 क्वेश्चन करता हूँ, किसी और से नहीं, मन ही मन में। ऑलमोस्ट 5 मिनट मुझे टाइम लगता है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या होता है मेरा, मेरा क्वेश्चन होता है कि आज के पूरे दिन में, जो पहला क्वेश्चन होता है मुझे, आज के पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं करना था और मैंने किया। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि आज ऐसा क्या था जो मुझे नहीं करना था। जैसे कि मैं आज के लिए बताऊं, मुझे आज क्या नहीं करना चाहिए था, कि जहाँ पे मैं आज गया था, ठीक है, वहाँ पे मैं बैठ के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था तो फंक्शन था तो बैठा था, है ना। ऑलमोस्ट मैं 3 घंटे टाइम इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे, है ना, और कुछ किया नहीं।
3 घंटे में ऐसे बहुत सारे काम थे जो वहां पे बैठ के मैं कर सकता था, जैसे कि प्लानिंग कर सकता था कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं किया। क्या करता है, सिर्फ इधर देखता रह गया, उधर देखता रह गया। तो मुझे लगा कि ये मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि आज मुझे क्या नहीं करना था। वैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे कि आज ऐसा क्या था जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। तो उस पर आपको सोचना है। और दूसरी चीज आपको सोचनी है कि आज ऐसा क्या था, आज ऐसा क्या था जो कि आप पता कि आपको डेली करना चाहिए था, आपको ये चीज करना चाहिए था, आपको ये चीज करना चाहिए था, आपको हमेशा करना है, आपने अच्छा किया। मतलब आप इस पर बोल दो कि आपको ये चीज करना चाहिए था, मतलब आपने अच्छा किया। अपने आप को अप्रिशिएट करना कि भाई आज मैंने ये काम अच्छा किया, आज मैंने ये काम अच्छा किया। दोनों चीज करनी है। मतलब आपको भी देखना कि मैंने आज ऐसा क्या था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एक एक भी कोई चीज डिसाइड कर लो। ऐसा कौन सी एक अच्छी चीज है जो मैंने अच्छा किया यहाँ पे, जैसे कि आज मैंने अच्छा क्या किया है, अच्छा ये किया है कि गाड़ी की सर्विसिंग करा ली, अच्छा किया मैंने आज, है ना। मैंने गाड़ी की सर्विसिंग करा लिया आज अपना, गाड़ी जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे गाड़ी मेरी साइड में बढ़िया फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ी की सर्विसिंग हुई मेरी। तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा कर लिया कि भाई एक दिन मेरा बच गया। वैसे आपको भी सोचना है कि आज के दिन में ऐसा क्या था जो कि आपको लगता है कि आपने अच्छा किया, और ऐसा क्या था जो नहीं करना था। जब ये चीज आप ऑलमोस्ट 1 महीने तक फॉलो करोगे ना, आप खुद से प्यार हो जाएगा। आप इस पढ़ाई को एंजॉय करो जो आप आज पढ़ रहे हो ना। इसको अभी आप लोग पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ाई का तरीका क्यों मान रहे हो कि सिर्फ हमको एक जॉब मिल जाए। आप सभी के दिमाग में ये होगा सिर्फ एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन आप अगर इस चीज को जो मैंने आपको यहाँ पे पांचों पॉइंट बताए हैं ना, अगर आप ये पांचों पॉइंट्स अगर आप लेके चलोगे 1 मंथ तक, तो आपको ऐसा फील होगा, पढ़ाई को आप इंजॉय करोगे। और जब पढ़ाई को आप इंजॉय करने लग जाते हो ना, तो फिर जॉब के 1000 तरीके मिल जाते हैं, 1000 तरीके, है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि मैं पॉइंट से भटक चुका हूँ, मुझे कराना था क्या, आपका मशीन का रिवीजन, लेकिन मैं भटक चुका हूँ। मैं आपका आ चुका हूँ कहाँ पे, मोटिवेशन पे, है ना, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए। आपका ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, लेकिन कभी कभी ये आपका मोटिवेशन मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको जितना भी सही लगे आप देख सकते हो इसमें से। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ कि जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर ने बोला कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि आपके पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट ट्रांसमिट करता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ कि मान लो ट्रांसफॉर्मर पावर तो ट्रांसमिट कर रहा है एक सर्किट दूसरे सर्किट तक, तो क्या मान लो पहले वाले सर्किट में 100 वाट पावर है, तो दूसरे सर्किट में कितनी पावर होगी, 100 वाट पावर ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पे पावर को एम्पलीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर एक तरीके से कांस्टेंट पावर डिवाइस भी माना जाता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है ना, वो एक तरीके से क्या है, हमारा कांस्टेंट पावर डिवाइस है, क्योंकि जितना पावर आप प्राइमरी को दोगे उतना ही पावर आपको सेकेंडरी पे मिलेगा। तो इस वजह हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कांस्टेंट पावर डिवाइस भी है। अच्छा नेक्स्ट बात आप समझना, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ट्रांसफॉर्मर में हमारी जो दोनों वाइंडिंग है वो दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर बोले तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। बट वो आपकी मैग्नेटिकली कपल्ड होती है, क्योंकि एक वाइंडिंग से फ्लक्स दूसरे वाइंडिंग जाएगा, तो फ्लक्स उन दोनों को जोड़ रहा है। तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिकली कपल्ड है बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो क्या बोला मैंने, इन ट्रांसफॉर्मर बोथ द वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है ना कि अगर हम बात करें कि जैसे आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे आप आउटपुट दे रहे हो, तो जैसे आपने इसको इनपुट क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट क्या आया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या यहाँ पे एनर्जी में कंजर्वेशन हुआ क्या, कुछ भी, क्या आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, नहीं हुई। इनपुट भी इलेक्ट्रिकल थी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल थी। तो क्या ये आपका एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, क्या एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। जैसे जनरेटर, वो एक आपका एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ
एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। लेकिन एक बात ध्यान देना, आपने यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर होता क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, फिर इस करंट से यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट होगा, और ये जो फ्लक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें ये मैग्नेटिक एनर्जी आ गई, उस मैग्नेटिक से हमको क्या मिल जाएगा, अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को इंटरनल प्रोसेस फॉर्म में देखें, इंटरनली देखें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा एक तरीके से क्या है, एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, फ्लक्स में कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस इज द इंटरनली एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। बट ट्रांसफॉर्मर एज अ होल, अगर पूरे ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वो हमारा एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर में आपने यहाँ पे इनपुट दिया, ये आपके पास यहाँ पे आउटपुट है। तो जैसे आपने यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है ना, तो जैसे आपने इनपुट दिया तो आपका जो आउटपुट आएगा ना, तो इनपुट और आउटपुट में आपका हमेशा कितना डिग्री डिफरेंस होगा, 180 का फेज डिफरेंस होगा। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो एक तरीके से क्या है, फेज शिफ्टिंग डिवाइस है। ये हमारे क्या है, फेज शिफ्टिंग डिवाइस है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है। कोई पूछेगा तो हमको दूसरा एग्जांपल बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, अनदर एग्जांपल ऑफ फेज शिफ्टिंग डिवाइस इज बीजेटी। आपका बीजेटी का मतलब जो फेज शिफ्टिंग डिवाइस होता है, बीजेटी भी हमारे तरह से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है एज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारे क्वेश्चन के ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या है, तो आप इतने सारे आंसर यहाँ पे देख सकते हो। सर टाइमिंग क्लास की यही कर दीजिए दोनों की इफ पॉसिबल। कर दिया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला मैंने कर दिया। बस आपके साथ ये है कि आप सभी लोग टाइम पे आइए, क्लास को अटेंड कीजिए, है ना। आप सभी लोग, विद्युत प्रभा, छाया, सोनू, रोशनी, आप सभी लोग का टाइमिंग प्रेफरेबल है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, इस टाइमिंग से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं कल से यही टाइमिंग कर देता हूं आपकी। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, और इधर भी देख लेता हूं मैं। नो मतलब नो प्रॉब्लम सर। सोनू आपने क्या बोला, नो मतलब क्या, नो प्रॉब्लम बोला आपने कि नहीं करना, क्या बोलना चाह रहे हो आप, नो प्रॉब्लम या नो, किस टाइप का नो था यार वो, नो प्रॉब्लम, चलो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है छाया, आपने बोला यहाँ पे काम हो गया, क्या करना है, कल से आपका टाइमिंग यही रहेगा, 8 PM एंड 9:30 PM। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ट्रांसफॉर्मर एक तरीके से क्या है, फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी माना जाता है। अच्छा एक चीज और बता दो, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जितना आपका फ्लक्स प्राइमरी पे क्रिएट हुआ है, उतना ही फ्लक्स आपका कहाँ पे जाता है, सेकेंडरी से लिंक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ट्रांसफॉर्मर में कोई एडिशनल फ्लक्स नहीं आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर आपका एक तरीके से कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी माना जाता है। क्या क्या बोला मैंने, ट्रांसफॉर्मर आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है, एंड दिस इज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो ये सारी चीजें आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में बोल सकते हो। अच्छा एक चीज और समझना, आप लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़े होंगे, तो कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में अगर बात करो तो ट्रांसफॉर्मर भी एक सिस्टम है। और किस टाइप कंट्रोल सिस्टम है, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। और क्लोज लूप में दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या है, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, फिर निगेटिव फीडबैक डिवाइस है। कोई पूछेगा निगेटिव कैसे है, तो क्या बोलोगे, अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसकी वर्किंग में कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्वॉल्व लेंज होता है। लेंस हमको यहाँ पे एक निगेटिव इंडिकेशन देता है, निगेटिव साइन देता है। निगेटिव साइन क्यों आता है, वो हम लोग जब लेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का डिवाइस, तो क्या बोलोगे, वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, वो हमारा एक निगेटिव फीडबैक डिवाइस है। अब इसके दो तीन रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा कब, जब मैं उस टॉपिक पे पहुंच जाऊं। अच्छा एक चीज और देखिए होगी, जैसे आप मान लो देखते हो आप क्या, अल्टरनेटर। तो अल्टरनेट में देखते हो ना कि आप डबली एक्साइटेड है, वहां पे जब आपको डबल एक्साइटेड देना पड़ता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में आपको सिर्फ सिंगल एक्साइटेशन देना पड़ता है, मतलब कि जैसे आपने प्राइमरी में एक्साइट कर दिया, सेकेंडरी में आपने लोड ले लिया, तो कितने एक्साइटेशन हुई यहाँ पे, सिर्फ एक ही हुआ। लेकिन अल्टरनेटर पे आप फील्ड वाइंडिंग अलग दे रहे हो वहां पे सप्लाई, और आप यहाँ पे अलग सप्लाई दे रहे हो, जो उसको प्राइमरी मतलब उसको मूव करा रहे हो। ठीक है ना, तो डबली एक्साइटेड है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर आपका यहाँ पे क्या है, सिंगली एक्साइटेड डिवाइस है, क्योंकि एक सिंगल सोर्स से आप इसको एक्साइट कर सकते हो।
ठीक है ना। एक चीज और, ट्रांसफॉर्मर आपका एक क्या है, 4 टर्मिनल है। ये आपका एक 4 टर्मिनल 2 पोर्ट नेटवर्क है। ट्रांसफॉर्मर कैसे, 4 टर्मिनल 2 पोर्ट नेटवर्क। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं आपके, ABCD पैरामीटर आपके यहाँ पे होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारा ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो आज के लिए मॉर्निंग के रह जाता है क्लास लेट नाइट स्टडी। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप लेट नाइट स्टडी करिए, मैं आपका क्लास का टाइमिंग यही कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज की अपन ये पहली क्लास है, तो थोड़ा क्लास को अपन लिमिटेड रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग और जो भी रिमेनिंग का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग एक काम जरूर करना, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 to 18 लोग हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना यूट्यूब पे, तो आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के, है ना, सभी लोग उसको लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये क्लास आपकी यूट्यूब पे भी ले सकता था, है ना, मैं इस क्लास को यूट्यूब पे भी ले सकता था, लेकिन उससे आपका डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है ना, वहां पे लैगिंग रहती है, वहां पे डिस्टरबेंसेस रहते हैं, वहां पे एड्स होते हैं। तो मैं उस वजह से बचने के लिए आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा हूँ। तो आप भी मेरे लिए इतना करिए कि जब ये वीडियो अपलोड होगा तो वहां पे लाइक कमेंट और शेयर करना है। जो भी लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे, उनको ये वीडियो कैसा लगा वो अपने कमेंट पे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।